अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। तो इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में अच्छे से पढ़ा था। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी समाज में कुल आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उससे ही उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। हमने उपभोग प्रवृत्ति की, औसत उपभोग प्रवृत्ति की हमने मान्यताओं को देखा था, विशेषताओं को देखा था और हमने उसकी सारणी के द्वारा उसका अध्ययन किया था, समझा था और फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया था। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी उपभोग उत्पादन फलन में बताया था कि उपभोग प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब एपीसी के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आइए आज हम पढ़ लेते हैं कि उपभोग की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको फिगर के द्वारा भी और उसको हमें सारणी के द्वारा भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, जैसा हमने यहाँ पर लिख रखा है कि आय में परिवर्तन का वह भाग जो उपभोग किया जाता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात आय में जो परिवर्तन होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो उपभोग में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस अनुपात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको कहा जाता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको कहते हैं एमपीसी। यानी कैसे कि आय में परिवर्तन, देखिए यहाँ परिवर्तन शब्द आ रहा है। परिवर्तन का मतलब होता है कि यम, इसको हम यम से डिनोट करते हैं परिवर्तन को। तो क्या होता है, जहाँ पर अर्थशास्त्र में जहाँ में भी परिवर्तन, जहाँ भी यम आता है तो वो किसको दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। अच्छा, अन्य शब्दों में इसे क्या कहेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम अन्य शब्दों से कह सकते हैं कि उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन के अनुपात को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा था औसत प्रवृत्ति में, आय का वह भाग हमने कहा था जो खर्च होता है उपभोग पर, उसे एपीसी कहते हैं, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी उसे कहते हैं। लेकिन मार्जिनल में परिवर्तन शब्द आया है, यानी आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे उपभोग प्रवृत्ति में उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी आय में जो परिवर्तन हुआ और वह भाग जो उपभोग में खर्च हो गया तो वो कहलाएगा मार्जिनल उपभोग प्रवृत्ति। चलिए, अब हम इस परिभाषा से, हमने जो परिभाषा यहाँ पर लिखी है और हमने आपको बताया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति में हमने परिवर्तन शब्द का नाम नहीं लिया था और यही अंतर है दोनों में, यानी एपीसी में और एमपीसी में यही परिवर्तन है। क्योंकि आय हमने औसत में क्या कहा था, आय का वह भाग, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन, आय में परिवर्तन का वह भाग जो उपभोग किया जाता है, इसे ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। समझ गए होंगे, बिल्कुल भी क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस परिभाषा से हम सूत्र को कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, क्या कहेंगे, उपभोग में परिवर्तन, क्या कहेंगे हिंदी में, उपभोग में परिवर्तन, और अपॉन क्या होगा, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया,
ये सूत्र हो गया, क्या हो गया, MPC का ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसको हम सूत्र में लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डेल C अपॉन डेल Y, ये हमारा हो गया सूत्र। ये सूत्र हो गया क्योंकि C का मतलब जो यानी उपभोग में क्या परिवर्तन हुआ, आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में क्या परिवर्तन होता है। हमने आपको उपभोग फलन में ये भी बताया था कि आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय जिस अनुपात में बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। आय ज़्यादा बढ़ती है और उपभोग कम बढ़ता है। लेकिन क्या आय शून्य होगी तो क्या हमारा उपभोग बंद हो जाएगा, नहीं, हमारा उपभोग जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है वो तो होगा ही होगा, यानी स्वायत्त उपभोग उसको कहते हैं, वो तो होगा ही होगा। तो हमने इसको बताया कि इस परिभाषा के आधार पर हम इसको सूत्र रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना पेन उठाइए फटाफट और इन नोट्स को तैयार कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इस फिगर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक इसका समीकरण और है जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि MPC इज इक्वल किसके है, डेल C अपॉन डेल Y। इसको हम एक और लिख जा सकते हैं कि कैसे, हमने आपको बताया था पिछले बार भी कि APC में भी कि 1 माइनस हम MPS निकाल देते हैं तब भी हमें MPC मिल जाती है। और ये क्या है, ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी सेव। इसको हम बचत फलन में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए जो ये कर्व है इसको क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे, ये लाइन किसको दिखा रही है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था औसत उपभोग प्रवृत्ति में हमने कहा था कि जो हमारा चलता है, यानी ये हमारा Y है और ये हमारा X अक्ष है, तो ये हमारा क्या चलता है, यहाँ से हमारा उपभोग फलन चलेगा जहाँ से स्वायत्त उपभोग शुरू होगा। हमने बात बताई थी ना, जहाँ से स्वायत्त उपभोग होगा। लेकिन ये मूल बिंदु से शुरू हो रहा है तो ये क्या है, जरा सोचिए, जरा दिमाग पर डालिए। ऐसा मत कहना कि ये उत्पादन फलन है, ये उपभोग फलन है। ये देखिए क्या है, ये जो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ड कंजप्शन, यानी प्रेरित उपभोग। समझ के होंगे बिल्कुल भी ना। तो देखिए इसको OC क्या है, हमारा OC प्रेरित उपभोग है। ये क्या है, प्रेरित उपभोग, और इसको इंडस्ड कंजप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ड कंजप्शन। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से शुरू होता है और ये कहाँ शुरू होता है, जहाँ से स्वायत्त उपभोग शुरू होता है। APC में क्या कहाँ शुरू होता है, स्वायत्त उपभोग से। लेकिन यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रेरित उपभोग से। तो फिर ये क्या है, ये प्रेरित उपभोग जो है OC, ये प्रेरित उपभोग वक्र है। और ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है क्योंकि ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए ये क्या है, ये प्रेरित उपभोग वक्र है, क्योंकि ये मूल बिंदु से शुरू हो रहा है और यानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो OC क्या है, ये इंडस्ड कर्व इसको बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रेरित उपभोग और स्वायत्त उपभोग दो प्रकार के उपभोग होते हैं ना, हमने उपभोग फलन में इस बात को पढ़ा था। आप याद करिएगा, अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा थोड़ा सा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो को निकालिए और रिमाइंड करिए और पुनः इसको देखिए, दोबारा से इसको देखिए। तभी तो मैं कहती हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ना, ज़रूरी। तो देखिए, चलिए अच्छा अब हम जान लेते हैं कि देखिए ये क्या बता रहा है, O और G, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि जो O और Y आय पर O और G क्या हो रहा है, उपभोग हो रहा है, क्योंकि हम उपभोग को C से डिनोट करते हैं, C से दिखाते हैं, और आय को हमने Y से दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या है, यानी O Y पर OG उपभोग हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, जब अब हमारा जो कि हमने ये बिंदु पे यहाँ पर ये काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है ना दोनों ही जगह से, तो फिर क्या होगा, अब जब B बिंदु क्या बता रहा है कि जब OG उपभोग हो रहा है तो आय कितनी हो रही है, आय में कितना परिवर्तन हुआ, O/1, आय में परिवर्तन हो रहा है, यानी आय में परिवर्तन O/1 हुआ तो इसमें भी OG उपभोग हो गया। तो हमने क्या जाना कि
जो तो इसमें एमपीसी कैसे निकालेंगे, हम एमपीसी कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ए और के, ये किसको दिखा रहा है, बाई को, ठीक है। और जो बी और के है ये किसको दिखा रहा है, देखिए ये दिखा रहा है बाई यानी हमारी आई को, और ये किसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सी को यानी उपभोग को। तो हम कैसे इसको फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, यानी एमपीसी बराबर क्या लिखेंगे, डेल सी अपॉन डेल बाई बराबर हमारी बाई क्या है, यानी हमारी बीके क्या है, हमारा उपभोग है बीके, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। बीके और नीचे क्या आएगा, ए के, नीचे क्या आएगा, ए के, यानी ये हमारी आय है। तो समझ रहे हैं ना कि आय के परिवर्तन में होने से उपभोग में क्या परिवर्तन होता है, इसको ज्ञात करते हैं हम एमपीसी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी इस फिगर के माध्यम से कि ये जो है ये मूल बिंदु से जो निकल रहा है ये जो है ये प्रेरित उपभोग वक्र है, और जिसको ओसी रेखा कहते हैं, और सी बराबर है बी बाई के, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एमपीसी, इसको भी हम एमपीसी कह सकते हैं, यानी ये दीर्घ काल में कैसी होती है, एमपीसी बराबर होती है बी बाई के। ये हम आपको अभी आगे बताएंगे, अभी जब हम इसकी मान्यताएं या विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझ लिया हमने, अब आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, इसको फिगर क्या बता रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप आय में भी क्या परिवर्तन हो रहा है, या आय के परिवर्तन में परिणाम स्वरूप उपभोग की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको ही, इस अनुपात को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गई, बिल्कुल समझ गए होंगे, ओके क्लियर, ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की मान्यताएं क्या है, एमपीसी की विशेषताएं क्या हैं। यानी एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक कभी भी एमपीसी नहीं हो सकती। क्यों, देखिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। आय में उपभोग में परिवर्तन कितना होगा, आय से कम होगा, समझ गए ना, आय से कम होगा, इसलिए एमपीसी ग्रेटर देन 1, मतलब कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन कितना होगा, आय से कम होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन 100 रुपया हो गया, तो क्या वो 100 रुपये को कंज्यूम कर डालेगा, उपभोग कर डालेगा, नहीं, वो क्या करेगा, 60 तक कर लेगा, 70 तक कर लेगा, यानी उसकी आय कितनी बढ़ी, 100 रुपये बढ़ी, तो वो कितनी खर्च करेगा, 60 खर्च कर लेगा, बचत कितनी करेगा, 40। और हम इसको जब जोड़ के करेंगे तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 100 के। तो ये क्या हो गया, यानी आय से वो ज़्यादा कभी भी खर्च नहीं करेगा। ये आदत होती है व्यक्ति की, हर व्यक्ति की, वो 100 से अधिक, यानी उसकी 100 में परिवर्तन हुआ उसकी आय में, तो वो उपभोग 100 से कम ही करेगा। इस स्थिति में जो एमपीसी है वो 1 से अधिक कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, यानी डेल सी है जो, वो कैन नॉट बी डेल वाई, देन क्या होगा, डेल सी अपॉन डेल वाई कैन नॉट बी 1, ठीक है। एमपीसी कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता हमने पढ़ी कि एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आय को अपने उपभोग को आय से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। आय में जितना परिवर्तन होगा उपभोग में उससे कम परिवर्तन होगा। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है कि एमपीसी हमेशा लेस देन होगी 1 से, यानी 1 से कम होगी। क्यों कम होगी, जब उपभोग में परिवर्तन यानी सी में परिवर्तन आय में परिवर्तन से कम होगा तब एमपीसी लेस देन 1, तब वो उससे कम होगी। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए किसी की आय बढ़ती है, यानी बराबर बाई बढ़ी कितनी, 100 रुपया,
और उसने कंज्यूम कितना बढ़ाया, यानी उसका सी कितना हुआ, बराबर 60 के। तो हम इसको जब इसके फार्मूले के हिसाब से जब हम रखेंगे तो देखिए कैसे इसके रखेंगे, ऊपर 60 जाएगा और नीचे 100 जाएगा, तो कितना आएगा 0.6। यानी जब ऊपर जब छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है तो हमेशा इकाई से कम आंसर आता है। ये याद रखने वाली बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और थोड़ी सी ये गणित है हाई स्कूल लेवल की, इसको भी थोड़ा सा आप तैयार करके रखेंगे, अच्छे से इसको सीख के रखेंगे। तो देखिए क्या हो गया, इसका मतलब वो में परिवर्तन हुआ, यानी सी ये कम है किससे, बाई से। ठीक है, तो क्या होगा, डेल सी अपॉन डेल बाई देन 1। तो एमपीसी कितनी होगी, एमपीसी कैसी होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया, यानी लेस देन 1। ऐसे किए एमपीसी बराबर 1 के कब होती है, जब उपभोग में परिवर्तन यानी ओसी डेल्टा सी आय में परिवर्तन के बराबर होता है। आय में परिवर्तन के बराबर तब एमपीसी बराबर होती है 1 के। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय में 100 रुपए आय बढ़ी उसकी और उसका उपभोग भी 100 रुपए हो गया, तब क्या होगा, देखिए 100/100 इज इक्वल 1 के। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, यानी डेल्टा सी बराबर है डेल्टा वाई के। तो देन तब क्या होगा, देन डेल्टा सी डेल्टा वाई बराबर 1 के। तो एमपीसी कैसी होगी हमारी, 1 की होगी। ठीक है, तो ये थी इसकी तीसरी विशेषता। अब हम जीरो, एमपीसी ग्रेटर देन 0 कब होती है, जब एमपीसी का मान, जो एमपीसी है उसका उपभोग यानी एमपीसी 0 से अधिक कब होगी, जब उपभोग में परिवर्तन हो तथा आय में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। चाहे वो अगर आय घटे तो उपभोग भी घटे, उपभोग बढ़े तो आय भी बढ़े, यानी एक ही दिशा में होता है, क्योंकि एमपीसी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे देखिए कैसे इसको हम समझा सकते हैं, जैसे देखिए डेल सी, तो ये क्या हुआ, ये मान लीजिए बढ़ी, तो हमारा बाई भी हमारी बढ़नी चाहिए। जो ये हमारा ये रो का मुंह ऊपर होता है, इसका मतलब होता है वृद्धि, और अगर डेल सी घटे तो इसका मुंह नीचे होगा, डेल वाई भी घटे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये एमपीसी का मान 0 से अधिक होगा। चलिए इसको कैसे देखिए, और इसको हम आगे बता देते हैं कैसे देखेंगे आप, कि देखिए ये हमेशा धनात्मक होती है, यानी वृद्धि जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। देन एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई 0 से अधिक है, इसीलिए एमपीसी कैसी होगी, 0 से अधिक होगी। यानी परिवर्तन की जब दिशा जो है वो चाहे बढ़े अथवा घटे लेकिन एक ही दिशा में होगी, तो ये उस समय एमपीसी का मान 0 से अधिक होगा। क्योंकि देखिए चाहे घटे और चाहे बढ़े, यानी देखिए जैसे कि 0 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई बराबर क्या हुआ, माइनस में है, मान लीजिए दोनों ही माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों कटेंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि या तो घट रहे हैं दोनों एक ही दिशा में या दोनों बढ़ रहे हैं एक ही दिशा में। ऐसी स्थिति में एमपीसी का मान 0 से अधिक होगा। तो देन डेल सी अपॉन डेल वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपने इसको देख लिया कि एमपीसी ग्रेटर देन 0 कब होती है। सीमांत बहुप्रपथ की अगली विशेषता है कि एमपीसी इज इक्वल 0 कब होती है, जब आय में परिवर्तन के बावजूद उपभोग में परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। तब ऐसी स्थिति में एमपीसी का मान 0 आता है। कैसे 0 आता है, देखिए मान लीजिए किसी की आय 100 रुपये बढ़ी, ठीक है, आय कितनी बढ़ी, 100 रुपये, और उसका जो कंजप्शन है यानी उसका उपभोग है वो रहा 0। तो हम कैसे निकालेंगे एमपीसी का मान, देखिए सी अपॉन डेल वाई है ना, यही तो है इसका फार्मूला। तो देखिए हम इसको रखते हैं, 0 को ऊपर रखेंगे, नीचे 100 को रखेंगे, तो बराबर कितना आएगा, 0 के। क्योंकि ऐसी स्थिति में एमपीसी कैसी होगी, एमपीसी बराबर होगी 0 के। क्या मतलब पूछा था कि कभी एमपीसी 0 हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में एमपीसी
जीरो हो सकती है। इस जीरो के बराबर कब होती है? जब आय में परिवर्तन तो हो लेकिन उपभोग में परिवर्तन बिल्कुल शून्य हो। ऐसी स्थिति में MPC बराबर जीरो की होती है। MPC कैसी होगी? शून्य से तो अधिक होगी लेकिन एक से कैसी होगी? एक से कम होगी। इस यानी ऐसे MPC कैसे होगी? शून्य से तो अधिक होगी और लेकिन एक से कम होगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समीकरण के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको एक फिगर बनाया था उपभोग फलन में, मैंने बताया था ये 45 अंश का कोण बनाती हुई ये C बराबर V/, है। तो ये मैंने कहा था ये समता रेखा या सरल रेखा या आय रेखा भी इसको कहते हैं और ये इसके MPC के मान को भी दिखाती है। C क्या होता है? यानी 0 से अधिक होता है और 0 से 1 के बीच में रहता है। कौन? अंतभोग प्रवृत्ति, वो 0 से 1 के बीच में रहती है। कहाँ पर रहती है? 0 से 1 के बीच में, और ये हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। और MPC जो है उपभोग फलन के ढाल को दिखाती है, यानी C बराबर V/, ठीक है, इसको दिखाती है। और ये सरल रेखीय उपभोग फलन में आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं वहां पर क्या होती है? ये MPC बराबर रहती है, यानी कितने कोई भी स्तर पर हो ये बराबर रहेगी। और कीन्स के अनुसार जो है अल्पकाल में MPC स्थिर रहती है, अर्थात वो चाहे आय का कोई स्तर हो चाहे उपभोग का कोई स्तर हो, लेकिन वहां वो बराबर रहती है क्योंकि ये धनात्मक होती है। और अल्पकाल में MPC स्थिर रहती है लेकिन APC MPC से ज्यादा होती है, ऐसा कीन्स ने कहा। लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने माना है कि दीर्घकाल में जो APC है वो बराबर होती है MPC के, और तथा जो उपभोग है वो उपभोग फलन होता है वो मूल बिंदु से शुरू होता है। देखिए, अब मूल बिंदु से शुरू होता है, ये मैंने आपको उसमें पहले भी इसकी जैसे मैंने इसको बताया वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ये मूल बिंदु से होता है। इसको प्रेरित उपभोग कहते हैं, यानी प्रेरित उपभोग यानी इंडस्ड उपभोग कहते हैं। और ये समान जैसे ये होता है C बराबर V/, इसमें कोई भी स्वायत्त उपभोग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना? इसको हम बाई कर सकते हैं और इसको हम C दिखा सकते हैं। ये हमारा बाई अक्ष है और ये हमारा X अक्ष है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी स्वायत्त उपभोग नहीं होता है, ये मूल बिंदु से शुरू होता है। उपभोग फलन हमने क्या बताया था कि यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, कि जैसे किसी व्यक्ति का जितना स्वायत्त उपभोग होगा, स्वायत्त उपभोग का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, और उसका मतलब होता है कि जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना जीवन चलेगा नहीं, वो तो व्यक्ति करेगा ही करेगा। यही तो था स्वायत्त उपभोग। तो वो वहाँ से हमारा उपभोग फलन की शुरुआत होगी, ऐसा हमने बताया था। और उसमें हमने भी बताया था कि ये सरल रेखा, समता रेखा या इसको आय रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन दीर्घ काल में जो होता है स्वायत्त उपभोग नहीं होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेरित उपभोग में, यानी इंडस्ड कंजप्शन में। ये मूल बिंदु से शुरू होता है, जैसा कि इसमें हमने लिख भी रखा है कि APC बराबर होता है MPC। यहाँ APC और MPC बराबर होता है, यानी APC बराबर होता है MPC के। ठीक है, कैसे होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये 100 बढ़ा तो ये भी 100 बढ़ गया, ये इतना बढ़ा तो ये भी इतना बढ़ा, ये इतना बढ़ा तो ये बराबर है ना दोनों, तो ये सभी बिंदुओं पर समान रहते हैं। इनमें क्या होता है कि दीर्घ काल में कोई भी स्वायत्त उपभोग नहीं होता है। समझ गए ना? तो ये है, इसको हम एक सारणी के द्वारा भी आपको अभी समझाए दे रहे हैं कि आय की विभिन्न स्तरों पर उपभोग की जो मात्रा है वो बराबर कैसे रहती है। इसको हम समझा दे रहे हैं कि उपभोग फलन जो है वो C बराबर V/, कैसे होता है। तो चलिए हम इसको याद कर लेते हैं। यानी आय यहाँ पर कैसी है? 0 है, और उपभोग हमारा कैसा है? 50 है। तो हम 0, तो इसमें कितना आएगा? इनफाइनाइट, यानी अनंत आएगा। देखिए, जब हम 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो मान कैसा आता है? इनफाइनाइट आता है। और जब हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तब वहां पर मान 0 आता है। मैं बता भी चुकी हूँ आपको अभी बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है? 50, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। यानी यहाँ पर 25 और यहाँ पर 50 जैसा, तो यहाँ पर कितना आएगा?
0.5। हमने कहा था आपकी नीचे संख्या बड़ी होगी ऊपर की छोटी होगी तो इकाई से मान जो है वो इकाई से कम आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से सभी में वही आ रहा है। इसमें कितना डिफरेंट है, 50-50 का है, और इसमें कितना डिफरेंट है, 25-25 का है। तो मान हमारा कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय कितनी है, मान लीजिए आय उसकी मासिक आय है उसकी 500 रुपए। ठीक है, और उसका उपभोग कितना है, उपभोग है उसका 300 रुपए। ठीक है, और मान लीजिए उसकी प्रति माह कितनी बढ़ जाती है आमदनी, मान लीजिए 700 रुपया हो जाती है, तब उसका उपभोग कितना बढ़ता है, 350 रुपए। अब इसमें से हमें एपीसी और एमपीसी दोनों ही ज्ञात करनी है। देखिए मैंने आपसे जब उपभोग फलन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आय के अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो उपभोग तो कम बढ़ाएगा और आय को उसमें फिर कहाँ खर्च करेगा, वो बचत में खर्च करेगा। इसलिए तो C + S = बाई होता है ना, यानी बाई बराबर C + S। C का मतलब होता है कंजप्शन और S का मतलब होता है सेविंग, यानी वो या तो खर्च करेगा या वो बचत करेगा। इसको हम अभी बचत फलन में अगले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसको हम बताते हैं, इसका उपभोग प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, यानी C/Y। ये औसत प्रवृत्ति का फार्मूला था ना, औसत में हमने पढ़ा था, औसत उपभोग प्रवृत्ति में। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी कितनी इसकी आय थी 300, सॉरी इसका उपभोग कितना था 300 और आय कितनी थी 500। ठीक है, तो हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, यानी हम 0 से 0 कैंसिल तो कितना, ऊपर 3 बचा नीचे बचा 5, तो हम यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और 3 में हम 0 लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी 5 छक्का 30। तो हमारा एपीसी कितना आया, एपीसी कितना आया बराबर 0.6 या बराबर 60%। ठीक है, अब हम एमपीसी ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमारा एपीसी हो गया, अब इसको हम एमपीसी ज्ञात कर लेते हैं। एमपीसी को कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, यानी इसको हम फार्मूले के द्वारा पहले लिखते हैं ΔC/ΔY। ठीक है, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ हमारा, यानी इसमें उपभोग में कितना हुआ 50 का हुआ ना, और इसमें उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, 300 पहले हो रहा था फिर 350 हुआ, तो 50 का ही तो परिवर्तन हुआ। और आय में कितना हुआ, आय में हुआ परिवर्तन 200 रुपए का। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ऊपर 20 है और नीचे ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 20, तो देखिए 5/20। अब हम इसको पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर हम इसको काट देंगे। अब 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा एमपीसी, किसके बराबर आया 0.25 या 25 या 20%। ठीक है, 25%, ये हमारा आंसर आया। तो आपने देख लिया कि कैसे हमने एपीसी और एमपीसी को निकाल सकते हैं। तो सारणी के द्वारा भी आपने देख लिया कि सभी में मान आएगा 5, कितना आएगा 0.5 का ही आएगा, क्योंकि जो अंतर है आय में और जो अंतर है उपभोग में, इसमें अंतर कितना है 50 का है, सभी में 50 का है ना, और इसमें कितने का है 25 का है, तो मान आएगा 0.5 के। तो ये विभिन्न स्तरों पर ये समान है। यही तो हमने अभी आपको पढ़ाया था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो आय के विभिन्न स्तरों पर भी समान रहती है। ऐसा किसने कहा है, और कीन्स ने कहा कि अल्पकाल में जो है वो विभिन्न स्तरों पर समान रहती है एमपीसी, और जो एपीसी है ये हमेशा एमपीसी से ज़्यादा होती है अल्पकाल में। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ में हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, अच्छे से लर्न करिए, याद करिए, और अगले वीडियो में हम बचत फलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में हमारा वही आपसे रिक्वेस्ट है पुरानी कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने साधन नहीं हैं जिससे कि हम एलईडी पे पढ़ा सकें, 1,00,000 1,50,000 की एक एलईडी खरीद सकें, या बहुत अच्छा कैमरा ले सकें, या बहुत अच्छा माइक ले सकें। सीमित संसाधनों से हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आशा है कि आप भी बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, और हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, बढ़िए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।